Hello everyone, my name is Anu Bansal, lecturer physics, Government Senior Secondary School, Pagta. Today we will discuss about Kepler's laws. So shall we start? Here is history of planetary motion. About 2000 years ago, Ptolemy, a Greek astronomer, gave geocentric theory of planetary motion. According to this theory, all the heavenly bodies like sun, stars, planets, moon, etc. are moving around us earth, which is stationary and was taken as the center of the universe. इसका क्या मतलब था कि अकॉर्डिंग टू टॉलमी उसने कंसीडर किया कि जो यूनिवर्स है वो एक जियोसेंट्रिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मीन्स सेंटर. तो उसने माना कि जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो सारा धरती के, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है. आफ्टर दैट Copernicus challenged this geocentric theory. However, a great Indian mathematician and astronomer Aryabhatta concluded the various facts like solar eclipse, moon eclipse, formation of day and night, etc. can be very easily explained by considering that the earth revolves around the sun and also rotates on its axis about 500 years earlier than Copernicus, but his ideas could not be communicated to the Western philosophers. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया का ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा था, उसने कॉपरनिकस से भी 500 साल पहले ये कैलकुलेशंस कर ली थी कि जो कुदरत के फिनोमिनास हैं, जैसे कि सोलर एक्लिप्स है, मून एक्लिप्स है, दिन और रात कैसे बनते हैं, इन सभी की कैलकुलेशंस इस अकॉर्डिंगली सही तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ये कंसीडर करें कि पृथ्वी घूम रही है ना कि सन. तो उसने माना कि जो सूर्य है वो सेंटर पे है यूनिवर्स के, ना कि पृथ्वी पर. वो इंडिया एक जैसे डेवलपिंग कंट्री है शुरू से, तो उसके आइडियाज़ वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंच नहीं पाए. In 1543, Copernicus suggested that the description of heavenly bodies would be simplified and more properly explained if we assume that sun is stationary and earth as well as other planets revolving around it. This theory was called heliocentric theory. तो उसके बाद कॉपरनिकस था, उसने 1543 ईस्वी में ये डिस्क्राइब किया कि हाँ, जो फिनोमिनाज हैं वो तभी एक्सप्लेन होंगे कि अगर हम सपोज करें कि जो सन है वो सेंटर पे है और बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. इस थ्योरी को नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक. हेलियो मीन्स सन, सेंट्रिक मीन्स सेंटर. तो यूनिवर्स का सेंटर क्या माना गया? सूर्य. गैलीलियो सपोर्टेड हेलियोसेंट्रिक एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली. जो गैलीलियो साइंटिस्ट था उसने भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया और इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया. और उसने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मासेस की सेम हाइट से गिराई और उनका टाइम नोट किया. तो वो इक्वल टाइम पे ही ज़मीन पर पहुंच रहे थे. तो उस कैलकुलेशन से ये पता लगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आती है वो बहुत हद तक जो 9.8 एक्चुअल वैल्यू है उससे उसके आसपास थी. एक डेनमार्क का साइंटिस्ट था टाइको ब्राहे. उसने अपनी सारी ज़िंदगी नेक्ड आई से प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में ही निकाल दी और उसने अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को नोट किया. Then Kepler analyzed the data recorded by Tycho Brahe and others and formulated 3 laws known as Kepler's laws of planetary motion. फिर जो केपलर था उसने टाइको ब्राहे की रिकॉर्डिंग्स और अदर साइंटिस्ट का जो वर्क था उसको अच्छे से एनालाइज किया और
तीन लॉज बना के दिए हमें, जिनको हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो लेट्स डिस्कस केपलर्स फर्स्ट लॉ। It states that each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one foci of the ellipse। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हर प्लैनेट है वो सूर्य के इर्द गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और उसमें माना जाता है कि जो सन है वो कोई भी दो फोकस होते हैं जैसे एलिप्स के, तो सन एक फोकस पे होगा। This law is also known as law of orbits. The closest point of the planet from the sun on the orbit is called perihelion and the farthest point is called aphelion। जो सबसे पास, जब प्लैनेट जो है घूमता हुआ सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरिहीलियन, और जब सबसे दूर चला जाता है तो उसको कहते हैं एफीलियन। आइए हम फर्स्ट लॉ को एक वीडियो की हेल्प से समझते हैं। देखिए इसमें प्लैनेट जो है, जैसे हमारी अर्थ दिखाई गई है, ये सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। इसी तरह सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। वीडियो में देखा हर प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम एलिप्स को नोटबुक पे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हम दो पिन्स ले लेंगे, उसमें थ्रेड बांध के शीट पे चिपका के, फिर हम एक पेंसिल सेंटर से घुमाएंगे लाइक इन दिस वीडियो। फिर हम थ्रेड को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास एक एलिप्स रेडी हो जाता है, और जो हमने दो पिन्स लगाए थे वो एलिप्स के होंगे फोकस F1 एंड F2। When we join the two foci and produce this line will be the major axis of the ellipse. It is denoted by 2a and its half is known as semi-major axis denoted by small a, and its perpendicular bisector is known as minor axis. It is denoted by 2b and its half is called semi-minor axis and it is denoted by b. So this is how to draw an ellipse. As discussed earlier, the distance between aphelion and perihelion is called major axis and its perpendicular bisector is called minor axis. Half of the major axis is called semi-major axis denoted by A, and half of minor axis is called semi-minor axis denoted by B. Here is how we calculate eccentricity of the ellipse. Eccentricity is defined as the ratio of distance of one focus from the center of the ellipse to the semi-major axis. As we can see in the diagram, the numerator is less than the denominator, so eccentricity will be less than 1. In case of circle, this eccentricity will be equal to 1. Now let's discuss Kepler's second law. It states that the line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. इसका मतलब है कि जो सूर्य और कोई भी प्लैनेट है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल समय में इक्वल एरिया ट्रेवर्स करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया कवर्ड बाय ईच प्लैनेट इन इक्वल टाइम विल बी इक्वल, सो ऑन डिवाइडिंग द एरिया विद टाइम वी गेट एरियल वेलोसिटी. So we can also say that
According to second law, aerial velocity of each planet around the sun is always constant. This law is also known as law of areas. As you can see, perihelion is very near to the sun and aphelion is very far away. So, in order to keep the area constant in equal interval of time, the linear speed of the planet goes on changing. The linear speed of the planet at perihelion is always greater than the speed at aphelion. We can visualize the changing speed of the planet with the help of this video. Let's see. So as you can see, when the planet comes at aphelion, it slows down, and when it comes near perihelion, its speed increases. This helps the planet to cover equal area in equal interval of time. So let's understand how the speed changes. Consider a planet moves from P1 to P2 and from P3 to P4 in the same time t, as you can see in the diagram. In this situation, area P1 S P2 is equal to area P3 S P4. This is according to second law. As you can see in the diagram, SP1 is very less than SP3. So, P1, P2 must be greater than P3, P4. So, on dividing with time t, it should be also greater than the value at aphelion. So, we can find velocity at perihelion is greater than velocity at aphelion. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेम टाइम में सेम एरिया कवर हो रहा है बट द डिस्टेंस SP1 is less than SP3, so P1, P2 must be greater than P3 and P4. So t समय में P1 से P2 डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है एज कम्पेयर टू P3, P4 डिस्टेंस. सो एपहीलियन पे स्पीड कम होगी और पेरिहीलियन पे स्पीड ज़्यादा होगी ताकि वो उसी समय में उतना एरिया कवर कर सके. इस कंसेप्ट को कि वेलोसिटी चेंज हो रही है हम सपोर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पेरिहीलियन पे जो आर है, आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन. पेरिहीलियन पे डिस्टेंस कम है, एपहीलियन पे डिस्टेंस ज़्यादा है. तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो पेरिहीलियन पे mr² will be less as compared to mr² at aphelion. So mr² is equal to angular momentum, moment of inertia I. So moment of inertia at perihelion is less than moment of inertia at aphelion. So in order to keep angular momentum constant, which is equal to L equal to I omega. So I is less at perihelion as compared to aphelion. So omega must be greater at perihelion as compared to aphelion. This helps to sweep equal area in equal intervals of time. Now, Kepler's third law. It states that the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. कि जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगता है, अगर हम उस समय का स्क्वायर कर दें वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
cube of semi-major axis, which is denoted by small a. This law is also known as law of periods. Now let's derive Kepler's third law. Consider a planet of mass m orbiting around the sun of mass capital M in circular orbit of radius r with constant angular velocity omega and time period t. Then centripetal force will be provided by gravitational force. Now gravitational force is equal to g m1 m2 upon r square, which is equal to centripetal force here mr omega square. Now what is omega? It is 2 pi upon time period. So putting the value, we can see t square is directly proportional to r cube, because all the terms written in the bracket, that is 4 pi upon gm, these are constant. So this holds good for ellipse also. Here radius r is replaced with semi-major axis small a. Thank you. Hope you understood the topic. Thank you.